हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को पहली बार कांस फिल्म महोत्सव में पहली बार आधिकारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भारत, अमेरिका, कनाडा या पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो आपको ध्यान रखना है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। कांस फिल्म महोत्सव जो कि फ्रांस का प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव है, यहां पर पहली बार किसी देश को यानी भारत को पहली बार आधिकारिक तौर से सम्मानित किया जाएगा और यह सम्मान पाने वाला भारत पहला देश बना है जिसे इस फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है। इस महोत्सव में भारत की संस्कृति, धरोहर, भाषाई विविधता और सिनेमा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म महोत्सव के आयोजन की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 17 मई से 25 मई 2022 तक किया जाएगा और आपको भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का नाम भी अवश्य ही ध्यान में रखना है और ये हैं अनुराग ठाकुर जी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आयोजन 17 मई से 25 मई तक होने वाला है। तो इसके बारे में हम अपने तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर के वीडियो में भी अच्छे से चर्चा करेंगे और चौथे सप्ताह के वीडियो में भी काफी अच्छे से नए नए खबरों पर चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका निःशुल्क पीडीएफ मैंने करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में अपलोड कर दिया है। तो वीडियो देखने के पश्चात एक बार उस पीडीएफ का अध्ययन आप अवश्य कीजिएगा और रोजाना अखबारों के माध्यम से करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार आप पूरे महीने करंट अफेयर का खबर पढ़ने के बाद प्रति माह 5 तारीख को अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मई माह के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आपका 5 जून को क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, और इसी पैटर्न में आप पूरे के पूरे अपने करंट अफेयर्स का स्व मूल्यांकन करते रहिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में देश के कितने पत्रकारों को प्रसिद्ध पुलित्जर अवार्ड दिया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 पत्रकारों को। तो ये 4 पत्रकार कौन कौन है, इनका नाम यहां पर हम देख लेते हैं, जिसमें पहला नाम है दानिश सिद्दीकी, दूसरा नाम है अवनान आबिदी, तीसरे हैं सना इरशाद और चौथा नाम है अमित दवे। इन चारों को प्रसिद्ध पुलित्जर अवार्ड दिया गया है और इन्हें यह अवार्ड फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में दिया गया है। तो पुलित्जर अवार्ड के साथ साथ ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें किस श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है। दानिश सिद्दीकी की अगर हम बात करें तो दानिश सिद्दीकी को इससे पहले वर्ष 2018 में भी पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। दानिश सिद्दीकी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले वर्ष अफगानिस्तान और तालिबान के हिंसक संघर्ष की तस्वीर लेने के दौरान इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, इसलिए इनका नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दानिश सिद्दीकी को इस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो क्या इससे पहले भी मिल चुका है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, वर्ष 2018 में भी यह पुरस्कार दानिश सिद्दीकी को मिल चुका है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 26वीं बार फतह करने वाले कामी रीता शेरपा निम्न में से किस देश से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं नेपाल, भूटान, चीन या मलेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। दोस्तों, कामी रीता शेरपा के बारे में हम काफी पहले भी अपने वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, कामी रीता शेरपा नेपाल के बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं और इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 व पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं गुजरात, बंगाल, ओडिशा या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो दोस्तों, ओडिशा राज्य में आगामी 2 आयोजन प्रस्तावित हैं, जिसमें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की बात करें तो यह ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य किया जाएगा। उसके बाद हम चर्चा करें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन, तो यह आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा और वर्ष 2023 में इसे 13 से 29 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इससे महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट तथ्य की हम चर्चा करें तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? ओडिशा के राउरकेला में, जिसका नामकरण
बिरसा मुंडा जी के नाम पर किया जाएगा। यह तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? और हमारे विकल्प हैं बोरिया मजूमदार, विक्रांत गुप्ता, मोहसिन खान या अयाज मेनन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोरिया मजूमदार। दोस्तों इसे सुधार कर आप क्या पढ़ेंगे? बोरिया मजूमदार। ठीक है, तो बीसीसीआई के द्वारा इनके ऊपर यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बोरिया मजूमदार पर भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को धमकी देने और डराने के प्रयास का दोषी पाया गया था। इसीलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बोरिया मजूमदार पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कोर कोर्स की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बनेगा? दोस्तों इस तथ्य की चर्चा हम अपने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की वीडियो में भी कर चुके हैं, तो इसका जवाब आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची या असम कृषि विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो दोस्तों रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार नेशनल कैडेट कोर कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी और ऐसा कराने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 20 जनवरी सन 1987 को की गई थी। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति का नाम आपको ध्यान में रखना है और इनका नाम है डॉक्टर गिरीश चंदेल जी। और वर्तमान स्थिति में देश में कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या भी आपको ध्यान में रखनी है, वो है 73। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें देश का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अशोक लवासा या अजय त्यागी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। तो दोस्तों राजीव कुमार जी को देश का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर नियुक्त किया गया है और राजीव कुमार जी ने 25 मई को देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों इनके नाम के साथ साथ ये किस क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार जी और इनसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी थे जो देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और ये 14 मई 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। तत्पश्चात 15 मई को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है, इसलिए इनका नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में जन्मे चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश ने किया है? और हमारे विकल्प हैं भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। दोस्तों आप सभी ने आसानी चक्रवात के बारे में अखबारों में अवश्य ही पढ़ा होगा। इसका जन्म बंगाल की खाड़ी में हुआ है जिसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है। आसानी वास्तविकता में सिंहली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रोध। ठीक है, तो आसानी से संबंधित ये सभी तथ्य आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं महिंदा राजपक्षे, गोडबाया राजपक्षे, रोनिल विक्रमसिंघे या बसिल राजपक्षे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोनिल विक्रमसिंघे। दोस्तों श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के बारे में आप सभी अखबारों में अवश्य ही अध्ययन करते होंगे, जिसके चलते वहां पे राजनीतिक अस्थिरता काफी चर्चे में बना हुआ है और हाल ही में श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके पश्चात रोनिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में आपको गोडबाया राजपक्षे जी का नाम ध्यान में रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं सिंथिया रोसेनजविग, एडवर्ड निपलिंग, डेविड नाब्रो या मोहम्मद यूनुस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंथिया रोसेनजविग। तो इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें तो इस पुरस्कार की कल्पना हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग ने की थी और इसे देने की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई। और दोस्तों इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन,
जिन्हें यह पुरस्कार 1987 में दिया गया था और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार की कल्पना और इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता दोनों ही नाम हरित क्रांति से संबंधित है। क्लियर है? और विश्व खाद्य पुरस्कार को खाद्य और कृषि के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और इस वर्ष यह पुरस्कार सिंथिया रोसेनजविक को दिया गया है। हमारा 11वां प्रश्न है, राजद्रोह कानून को भारतीय दंड संहिता के किस धारा में परिभाषित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 123A, 124A, 125A या 126A। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 124A। तो दोस्तों इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह कानून को परिभाषित किया गया है। हाल ही में राजद्रोह कानून का उपयोग काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के पुनर्विचार करने तक राजद्रोह कानून के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। इस कानून की बात करें तो यह कानून ब्रिटिश काल के दौरान 1870 में लाया गया था। दोस्तों राजद्रोह कानून का उपयोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहां राजद्रोह कानून से संबंधित काफी अच्छे संपादकीय यानी एडिटोरियल सेक्शन को हमने वहां पे अपलोड कर दिया है। वहां से आपको इस विषय के बारे में काफी अच्छी और जानकारी मिल जाएगी जो कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में जनरल मनोज पांडे जी को किस सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, मध्यम विशिष्ट सेवा पदक या अति विशिष्ट सेवा पदक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए परम विशिष्ट सेवा पदक। तो दोस्तों जनरल मनोज पांडे जी के नाम से आप अवश्य ही परिचित होंगे। हाल ही में जनरल मनोज पांडे जी भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं और इन्हें असाधारण सेवा के लिए हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति जी के द्वारा असाधारण सेवा के लिए इस वर्ष 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक वितरित किया गया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है प्रमुख रूप से वर्तमान थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी का नाम, जिन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति जी द्वारा कितने जवानों को शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 10, 11, 12 या 13। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 13। तो दोस्तों 13 जवानों को इस वर्ष राष्ट्रपति जी के द्वारा हाल ही में शौर्य पदक दिया गया है और 13 में से 6 लोगों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। दोस्तों आप सभी ने इन चक्र और सम्मान के बारे में बिल्कुल सुना होगा, जिसमें शौर्य चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा वीरता सम्मान होता है। यह क्रम आपको अवश्य ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान है, तो उस कंडीशन में आप उत्तर लेंगे अशोक चक्र और अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और इसके उपरांत शौर्य चक्र। ठीक है, यह क्रम आपको अवश्य ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा सन्स और एयर इंडिया का नया सीईओ व प्रबंध निदेशक यानी एमडी किन्हें बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं इल्कर आईएसी, कैंपबेल विल्सन, एन चंद्रशेखरन या सुजीत कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैंपबेल विल्सन। दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब के रूप में आप ऑप्शन नंबर बी में दिए गए नाम कैंपबेल विल्सन को ही ध्यान में रखेंगे। इन्हें ही हाल ही में टाटा सन्स और एयर इंडिया का नया सीईओ व प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इससे पहले यह पद इल्कर आईएसी जी को दिया गया था, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत कारणों से स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद कैंपबेल विल्सन को इस पद का भार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्न में से किससे संबंधित थे? और हमारे विकल्प हैं संतूर वादन, बांसुरी वादन, तबला वादन या सितार वादन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संतूर वादन। दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा देश के प्रसिद्ध संतूर वादक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया और इन्हें कौन कौन से सम्मान अभी तक प्राप्त हुए हैं इनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री और वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? संतूर वादन से। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, फ्रांस में दूसरी बार चुनकर आने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों फ्रांस के
नए राष्ट्रपति के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को उनका नाम अवश्य ही ध्यान होगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं इमैनुअल मैक्रोन, इल्कर आयसी, किम जोंग उन या मैरिन पेन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रोन। तो दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं और ऐसा पहली बार हुआ है फ्रांस में कि कोई व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस प्रकार इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार चुनकर आने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, इसलिए यह नियुक्ति अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इनका नाम और इनसे संबंधित ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। हमारा 17वां प्रश्न है, भारत की दीक्षा डागर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं गोल्फ, तैराकी, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। दोस्तों दीक्षा डागर जी का नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है कि दीक्षा डागर गोल्फ खेल से संबंधित है। और इनका नाम आपको क्यों ध्यान में रखना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने ब्राजील में चल रही मूक बधिर ओलंपिक, जिसे डेफिलिम्पिक के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दीक्षा डागर एक भारतीय गोल्फर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पुणे, नई दिल्ली, पंचकुला या अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। दोस्तों इसका आयोजन पिछले वर्ष किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसके आयोजन को पोस्टपोन कर दिया गया था और अब अंततः हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यह आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा और इसका पहला संस्करण वर्ष 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रश्न की ओर हमारा 19वां प्रश्न है, हाल ही में डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं क्वाड देशों के मध्य, नॉर्डिक देशों के मध्य, नाटो देशों के मध्य या यूएन देशों के मध्य। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाटो देशों के मध्य। दोस्तों नाटो का मतलब बिल्कुल आप सभी जानते ही होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाटो देशों के मध्य हाल ही में डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। दोस्तों आजकल परीक्षाओं में युद्धाभ्यास के बारे में काफी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये युद्धाभ्यास किन दो देशों के या किन दो पक्षों के मध्य हुआ है, यह अवश्य ही पूछा जाता है, इसलिए आपको यह तथ्य अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की ओर। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं चीन, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। तो आपको ध्यान में रखना है दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। हमारा 21वां प्रश्न है, हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार मिला है? और हमारे विकल्प हैं ममता बनर्जी, प्रकाश मुखर्जी, अविनाश बनर्जी या अनुराग बासु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी को साहित्य अकादमी के द्वारा उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए बंगला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यह किताब पश्चिम बंगाल के सर्वश्रेष्ठ लेखकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो आपको अवश्य ध्यान में रखना है कि कविता बिटान किनकी पुस्तक है? बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट हाल ही में किनके द्वारा जारी किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। साथ ही दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट अपनी तरह का द्विवार्षिक प्रकाशन है, जिसे व्यापक रूप से वन पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे महत्वपूर्ण डेटा या स्टॉक में से एक के रूप में जाना जाता है। हमारा 23वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की गई है?
और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान या झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तो दोस्तों ओडिशा में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा की गई है, जो कि ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी पहल मानी जा रही है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां हुआ है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली या पुणे। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मुंबई में भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हमारा 25वां प्रश्न है, हाल ही में फर्डिनांड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? और हमारे विकल्प हैं फिनलैंड, सर्बिया, नॉर्वे या फिलीपींस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। हमारा 26वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जोसेफ रिक्वट, डेविड एडजय, बालकृष्ण दोषी या नेव ब्राउन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण दोषी। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वर्ष 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया है और वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह विश्व के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। तो इसीलिए आपको बालकृष्ण दोषी जी का नाम ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 27वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको या फेसबुक। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरामको। दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब के स्वामित्व वाली तेल कंपनी अरामको ने एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बनने का दर्जा हासिल कर लिया है। हमारा 28वां प्रश्न है, मूक बधिर ओलंपिक्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? दोस्तों इसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के विवरण देते समय आपसे की थी, तो इसका जवाब आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं चीन, जापान, ब्राजील या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 24वें मूक बधिर ओलंपिक्स, और मूक बधिर ओलंपिक्स को और क्या कहा जाता है? डिफिलिम्पिक्स, है ना। इसका आयोजन ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में किया जा रहा है। और इस तथ्य की चर्चा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे की थी, जब मैंने आपको बताया था भारत की दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है ना। और दीक्षा डागर ने इस ओलंपिक प्रतियोगिता में देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। ठीक है, तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अमिता श्रीवास, प्रियंका मोहिते, विशाखा मुले या नैना सिंह धागड़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका मोहिते। दोस्तों प्रियंका मोहिते के बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध नाम है और प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ाई करने वाली देश की पहली महिला बन गई है, इसलिए इनका नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि प्रियंका मोहिते किस राज्य से संबंधित है। तो प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं, ये तथ्य भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के हमारे 30वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने 10 गीगावाट के सौर क्षमता को पार कर लिया है। तो राजस्थान से संबंधित ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियोस और हमारे टेलीग्राम चैनल में डाले जा रहे रोजाना अखबारों के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहिए। और आपको फिर से मैं याद दिला देता हूं कि इस मई माह के करंट अफेयर्स का पूरा टेस्ट आपका कब आयोजित किया जाएगा? 5 जून को, क्योंकि हर महीने की 5 तारीख को करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिससे आप अपना स्व मूल्यांकन अवश्य करेंगे। ठीक है, और ये टेस्ट आपको कहां देना है? हमारे एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में आपको फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज दिखाई देगा। उस टेस्ट सीरीज में आप एनरोल हो जाइए। जो भी वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन के सहित निःशुल्क पीडीएफ वहां पे अपलोड किया जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी आपको लगा होगा। तो इस वीडियो को आप अन्य अभ्यर्थियों तक अवश्य शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।